नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। सब्जियों की खेती में फुटकर पैसा आना एक बहुत बड़ी समस्या है और छोटा किसान जल्दी पैसे इकट्ठा ही नहीं कर पाता है और ऐसी समस्याओं का हल है फूल गोभी। दोस्तों, आप कितना भी गोभी लगा लीजिए, लेकिन अगर आपने एक साथ लगाया है तो आपकी पूरी कटाई एक हफ्ते में खत्म ही हो जाती है और आपको पूरा पैसा एक साथ मिल जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 1 एकड़ गोभी से 1 लाख से 8 लाख तक लेने का फॉर्मूला बताऊंगा। दोस्तों, गोभी में सफल होने का मूल मंत्र जो है वो है सही समय पर सही प्रजाति का चुनाव। और 1 एकड़ में गोभी लगाने के लिए आपको 20 से 25 हजार पौधों की जरूरत पड़ती है। एक एवरेज है ये। तो आइए जानते हैं महीनों के हिसाब से कि कौन सी गोभी कब लगती है। अब गोभी का पहला पौधरोपण 15 मई से 30 जून तक होता है। इस समय की सभी 60 दिन वाली प्रजातियां जो होती हैं उनकी पैदावार जमीन पर और भाव आसमान पे रहते हैं, जैसे पूसा अर्ली कुंवारी, सिजेंटा की CFL 1522, समर किंग वैरायटी। हालांकि लोग पूसा दीपाली और कुछ प्रजातियां और हैं जो इस समय लगाते हैं, लेकिन पूसा दीपाली 100 दिन की वैरायटी होती है। अगर आप अगैती फसल लगा रहे हैं तो आपको अच्छे रेट चाहिए होते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि अगर आप 15 मई से 30 जून तक गोभी लगा रहे हैं तो 60 दिन वाली ही वैरायटी लगाएं। इनमें गर्मी को सहने की क्षमता काफी अच्छी होती है और इस समय की जितनी भी वैरायटीज होती हैं जो गर्मी को सहने वाली टाइप की वैरायटीज होती हैं, फूल का जो वजन होता है वो 500 ग्राम से 800 ग्राम तक ही होता है। वो 1 किलो के ऊपर नहीं जाएगा। आप कोई भी प्रजाति ले लीजिए, सबका ऐसा ही रहता है, क्योंकि उस समय मौसम ही ऐसा होता है। और दूसरा होता है कि समय कम मिलता है गोभी को। अगर आप नए हैं तो सिजेंटा का CFL 1522 लीजिए। ये काफी अच्छी रेजिस्टेंट वैरायटी होती है और काफी अच्छा गर्मी बर्दाश्त कर लेती है और इसमें रोग भी मैंने बहुत कम देखे हैं लगते हुए, तो आप इसे ले सकते हैं अगर आप एक न्यू कमर हैं। दूसरा पौधरोपण होता है जुलाई से अगस्त में। इस समय 60 दिन की जगह आपको 100 दिन वाली वैरायटी लेनी चाहिए, क्योंकि ये गोभी जब मार्केट में आती है उस समय रेट 15 से 20 रुपए के आसपास रहता है। अब अगर आप जल्दी वाली वैरायटी यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए, हर प्रजाति हर समय पे नहीं लगाई जा सकती। अगर आप किसी भी प्रजाति को किसी भी समय लगाने की कोशिश करेंगे तो कई सारे ऐसे रोग हैं जो लग जाते हैं, जैसे बटनिंग की समस्या आ जाती है, सड़न ज्यादा लगने लगती है या अंधेपन की दिक्कत आ जाएगी। जो वैरायटी लेना है आपको वो लगभग 100 से 120 दिन के आसपास वाली वैरायटीज लेना है। इसमें कई वैरायटीज आती हैं, हर कंपनी की आती हैं। कुछ कंपनियों के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे पूसा स्नोबॉल आता है, उसके बाद दामिनी आती है, गिरजा है, फ्लॉस कंपनी का माधुरी आता है। इसमें से कोई भी आप बीज लगा सकते हैं। ये सभी 100 से 120 कुंटल तक दे देती हैं प्रति एकड़ और सभी में फूलों का वजन 1 किलो के ऊपर ही होता है, 1 से 1.5 किलो के आसपास होता है। अब तीसरा समय होता है सितंबर से नवंबर तक। इस समय आपको अच्छे रेट और मुनाफे के लिए सबसे लंबी अवधि वाली गोभी लगानी चाहिए, ताकि आपकी गोभी मार्केट में सबसे अंतिम में आए। और गोभी में आपको या तो शुरुआत में रेट मिलेंगे अगैती गोभी के, और या तो फिर पिछैती गोभी के ही रेट मिलेंगे। बीच में जो रेट होते हैं वे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते हैं। एक बार गोभी मार्केट में आना शुरू होती है तो फिर वो 10, 15, 20 और जब बहुत ज्यादा आने लगती है तो 5 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, इसी यही रेट रहता है। जब मार्केट में गोभी खत्म होने वाली रहती है तो उसकी डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि भी गोभी को सुखा कर रखने के लिए गोभी ले जाते हैं। और जो कंपनियां होती हैं अचार बनाने वाली, प्रोसेसिंग करने वाली, ये सारी कंपनियां भी मार्केट से गोभी को अंतिम में ही उठाती हैं, क्योंकि शुरुआत में और बीच में रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो ये लोग अंतिम में ही उठाते हैं। इस समय के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट वैरायटी जो रहती है वो 120 डेज प्लस 120 दिन पार वाली जो वैरायटियां रहती हैं उसको लगाना चाहिए। इन प्रजातियों में ये खास बात होती है कि इनका गोभी का फूल 2 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो तक पहुंच जाता है। ये आपको 150 कुंटल से ऊपर तक भी पैदावार प्रति एकड़ दे सकती है। इसलिए जब हमें रेट थोड़ा कम मिलना है तो हमको पैदावार ज्यादा लेनी चाहिए। प्रजातियों के बाद देखिए दोस्तों, अब आती है खेत की तैयारी की बारी। गोभी की खेत की तैयारी में आपको कुछ स्पेशल खाद डालनी पड़ती है और ये जरूरी होती है, अन्यथा गोभी में कई सारे रोग लगते हैं। कई किसान ऐसे होते हैं जो सालों से गोभी करते आ रहे हैं, नॉर्मल तरीके से डाई, यूरिया, केवल पोटाश डाल के गोभी लगा दिया उन्होंने, उसके बाद गोभी में सड़न आ गई, गलन आ गई या कई सारी दिक्कतें आ गई, बटनिंग की समस्या आ जाती है। देखिए, जो मैं आपको डोज बता रहा हूँ वो डोज फॉलो करना है। गोभी की खेती के लिए आपको प्रति एकड़ 50 किलो DAP और 50 किलो MOP ये डालकर आपको पहली जुताई करानी है। फिर पहली जुताई कराने के बाद आपको 30 किलो यूरिया, 1 किलो सोडियम मॉलिब्डेट, 2 किलो बोरॉन, 3 किलो फेरस सल्फेट, 3 किलो मैग्नीशियम
पोटेशियम सल्फेट और 1 किलो मैंगनीज सल्फेट। इन सारी चीजों को मिला के डालने के बाद तब दूसरी जुताई करानी है। उसके बाद अगर आप अगैती गोभी कर रहे हैं तो आपको बेड बना लेना चाहिए, क्योंकि उस समय धूप काफी ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। जैसे ही आप पौधरोपण करेंगे आपको पानी चलाना है, और पानी चलाने में अगर आपने खेत को भर दिया उस समय तो गोभी में सड़न गलन लगना तय है, क्योंकि पानी रुका रह जाता है और पानी दिन में गर्म होता है, उससे जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वातावरण में भी टेम्परेचर, जमीन का भी टेम्परेचर बढ़ गया, सड़न तुरंत आ जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगैती गोभी में आप हमेशा बेड बनाकर ही पौधरोपण करें। डबल लाइन चलाइए पौधे, क्योंकि तभी आपका खेत भरेगा। अगर आपका खेत गोभी की खेती में भरा नहीं है, इसका मतलब आपका तरीका सही नहीं है। गोभी की खेती में खेत पूरा भर जाना चाहिए अंतिम में, ये एक की पॉइंट होता है, तभी आप उतना उत्पादन ले पाएंगे जितना मैं बता रहा हूँ, वरना आपका खेत ही आधा खाली रहेगा तो उत्पादन क्या मिलेगा। अगर आप जैसे बेड बनाते हैं तो उसमें ऊपर की जो चौड़ाई होती है वो 1.5 फीट होनी चाहिए, ताकि 1-1 फीट की दूरी पे 2 लाइन चल जाएं। और जो बीच में अगर आप ड्रिप रखते हैं तो भी वो 1 फीट तक दोनों तरफ कवर कर लेता है, या फिर अगर आप नाली से चलाते हैं तो किनारे की तरफ से 3 इंच की दूरी होने पे वो किनारे से भी चढ़ के पानी ऊपर तक सोख लेता है। अगर किनारों से दूरी उसकी 3-3 इंच रहे और बीच में आपस की दूरी 1 फीट रहे और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रहेगी। 2 बेड से बेड की जो दूरी रहती है वो 3 फीट से 3.5 फीट के आसपास आपको रखना चाहिए। अगर आप ड्रिप और मल्चिंग से करते हैं या बिना ड्रिप और मल्चिंग के करते हैं, खर्चा आपका उतना ही आना है। उसका कारण ये होता है कि गोभी में अगर आपने मल्चिंग नहीं लगाई है तो कम से कम 3 निराई गुड़ाई होनी तय है, और मल्चिंग में जो पैसा लगता है वही पैसा इधर निराई गुड़ाई में लग जाना है। मेरी सलाह तो यही रहती है कि अगर आप अगैती गोभी लगा रहे हैं तो ड्रिप और मल्चिंग के साथ करिए, मॉइस्चर को रोकने में बहुत मदद मिलती है मल्चिंग से। दोस्तों, मैं जानकारी देते देते भूल जाता हूँ कि आपसे सब्सक्राइब करने के लिए भी कहना है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बारी आती है रोपाई की। रोपाई हमेशा दोपहर 3 बजे के बाद ही करें, और रोपाई करने के तुरंत बाद उसमें कोई भी फंजीसाइड मिलाकर हर पौधे को एक एक करके पानी देना है। इससे पौधे के आसपास की मिट्टी दब जाती है, उसके बीच में जो हवा रहती है वो निकल जाती है और पौधा बढ़िया लग पाता है। तीसरी रोपाई जब आप करते हैं, मतलब पिछैती फसल जो लगाते हैं, उस समय आप सुबह में भी इसको लगा सकते हैं। अगर आप बेड नहीं बना रहे हैं तो आपको एक एक लाइन लगाना पड़ेगा पौधों को, जिसमें आपकी लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट रहेगी और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रहेगी। ये दूरी इतनी ही इसलिए रखी जाती है ताकि पौधा एक दूसरे को कवर कर ले और बीच में भी निराई गुड़ाई का काम करना आसान रहता है। और जब आपका गोभी से पूरा खेत ढक जाता है तो आप खेत में खरपतवार भी नहीं निकलते। हालांकि रोपाई के 24 घंटे के बाद अगर आप पेंडामेथिलिन दवा 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको शुरुआत के 15 से 20 दिन काफी अच्छा कंट्रोल मिल जाता है खरपतवारों से। गोभी में आपको खाद बीच में भी देना होता है, क्योंकि आप गोभी से इतना ज्यादा पैदावार ले रहे हैं तो गोभी में खाद भी उसी हिसाब से पड़ता है। इसमें 3 खादें देना है, पहला 15 दिन पर, दूसरा 30 दिन पर और तीसरा 45 दिन पर। अगैती किस्में जो होती हैं 60 दिन वाली, उसमें कोशिश करना है कि 30 दिन के अंदर ही सारी खादें दे दें। और जो लंबी वैरायटी होती हैं 120 दिन या 130 दिन वाली, उसमें कोशिश करना है कि 60 दिन तक आपको सारी खादें पौधे को दे देनी है। पहले खाद में आपको 30 किलो यूरिया प्रति एकड़ के साथ 2 किलो ह्यूमिक एसिड वाला पाउडर 90% का जो आता है वो आपको लेके मिला के साथ में दे देना है, और ये आपको मिट्टी में मिला के देना है। जो निराई गुड़ाई होगी उसी के साथ ये खाद आपको साथ में ही देते जाना है और हल्का हल्का मिट्टी चढ़ाते जाना है। देखिए दोस्तों, गोभी में खाद देने का एक ही तरीका है, आपको मिट्टी में ही, आसपास की मिट्टी में खाद को डाल के और उसमें ही मिट्टी में मिला के खाद को, और फिर वही मिट्टी आपको पौधे पे चढ़ा देनी होती है। ये तरीका बेस्ट होता है और यही तरीका अपनाते भी हैं 90% किसान। दूसरे खाद में आपको 20 किलो यूरिया और 10 किलो सागरिका दानेदार, ये आपको दोनों आपस में मिला के ये फिर से आपको निराई गुड़ाई कराते समय दे देना है। और तीसरी बार जो आपको खाद देना है वो आपको NPK 10-26-26 50 किलो प्रति एकड़ की दर से दे देना है, इसी तरीके से निराई गुड़ाई कराते समय। तीसरी खाद देने के बाद आपके पौधे पे मिट्टी बढ़िया चढ़ गई होनी चाहिए और बीच में नालियां बढ़िया तरीके से बन जानी चाहिए। अच्छा, ध्यान रहे, अगैती फसल में आपको पानी हर 7 दिन पे, नॉर्मल समय पे अगर आप लगाते हैं तो लगभग हर 10 दिन पे, और अगर पिछैती में लगाते हैं तो लगभग हर 15 दिन पे। इतने दिनों में तो पानी
पानी की जरूरत लगती ही लगती है। और पानी चलाते समय आपको हमेशा ये चीज विशेष ध्यान रखना है कि खेत में हमेशा पानी इतना ही चलाएं कि वो पानी 24 घंटे के अंदर मिट्टी उसे पूरा सोख ले। अब जानते हैं रोगों के बारे में। दोस्तों, गोभी में सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो है सड़ने और गलने की। ये गोभी में हर अवस्था में आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसका एक स्प्रे शेड्यूल है हर 7 दिन पे, वो मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। अगर आप भी इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो गोभी में आपको सड़ने और गलने की समस्या नहीं लगेगी। अब पौधा लगाते समय शुरुआत में ही आपको साफ फंजीसाइड 1 ग्राम प्रति लीटर 50 ml प्रति पौधा इसकी दर से आपको ड्रेंचिंग करा देनी है। फिर 7 दिन बाद आपको रिडोमिल गोल्ड 0.5 ग्राम प्रति लीटर ये भी आपको ड्रेंचिंग की मदद से देना है। उसके बाद 14 दिन पर आपको 12 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति एकड़ और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर आपस में मिला के ये आपको ड्रेंचिंग कराना है, हर पौधा लगभग 50 ml के हिसाब से। इसके बाद 21 दिन पर आपको ट्राइकोडर्मा 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर का ड्रेंचिंग कराना है और 28 दिन पे आपको सल्फर की ड्रेंचिंग देनी है 2 ग्राम प्रति लीटर से। इसके बाद 35 दिन पे आपको साफ फंजीसाइड 2 ग्राम प्रति लीटर देना है। और गोभी की फसल में अगर शुरुआत के 30 से 40 दिन आपने बढ़िया उसका ध्यान दे दिया, उसके बाद वो आपका ध्यान देगी। अब दूसरी परेशानी जो आती है गोभी में वो है कीटों की। इसके लिए भी मैं आपको एक स्प्रे शेड्यूल बता दे रहा हूँ, इसको भी अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको कीटों की समस्या जनरली आपके पौधे में देखने को नहीं मिलेगी। पहला स्प्रे जो आपको लेना है वो 10 दिन पर इमिडाक्लोरोपिड 17.8% 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। कई लोग इसका ज्यादा डोज भी बताते हैं, लेकिन दोस्तों शुरू में पौधा छोटा होता है, कोशिश कीजिए कि कोई भी दवा कम मात्रा में ही डालिए, अन्यथा पौधे को भी नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा स्प्रे आपको 20 दिनों पर लेना होता है। इसमें आपको टाटा का समिट आता है या डेलीगेट आता है, ये आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। ये आपका सभी रस चूसक कीड़े जैसे थ्रिप्स, जैसिड्स, एफिड, व्हाइट फ्लाई, इन सभी को ये कंट्रोल कर लेता है। तीसरा स्प्रे हम करेंगे 30 दिनों पर, ये करेंगे इमामेक्टिन बेंजोएट का। इमामेक्टिन बेंजोएट थोड़े बड़े आकार के कीटों पे ज्यादा बढ़िया काम करता है और रस चूसक कीड़ों पे भी काम करता है। फिर आपको चौथा स्प्रे लेना है 40 दिनों पर कोराजेन का 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से। 40 दिनों के बाद पौधा अपना सुरक्षा करने के लिए खुद सक्षम हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपने ये दोनों स्प्रे फॉलो कर लिए हैं तो आपकी फसल फेल होने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि आपने प्रजाति का चुनाव गलत किया होगा, अन्यथा आपके असफलता का कोई कारण नहीं हो सकता। ये श्योर शॉर्ट सक्सेस का फॉर्मूला है। ये आपके लिए एक तरीके से बोनस फैक्ट है, क्योंकि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं। गोभी में अगर नाइट्रोजन और पोषक तत्वों की कमी हुई या आपने समय के हिसाब से प्रजाति नहीं लिया या बहुत ही कम धूप हुआ तो बटन बनने की समस्या आ जाती है। इसमें फूल के ऊपर आपको कई छोटे छोटे बटन टाइप के दिख जाते हैं और ये फिर मार्केट में बिकती नहीं है। दूसरी दिक्कत आती है कि अगर आपने गलत प्रजाति लिया या तापमान अचानक से गिर गया या बहुत ज्यादा कीड़ों ने अटैक कर दिया तो आपके में अंधेपन की समस्या आ सकती है। इसमें पौधे में फूल नहीं बनते हैं, सिर्फ पत्तियां ही दिखती हैं आपको। और बाकी सारे रोग जो अन्य प्रकार के रोग होते हैं वो सड़न या गलन प्रकार के होते हैं, जैसे भूरा रोग, ब्लैक रॉट, ब्लैक लेग, ग्लब रॉट, ब्लैक लीफ स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू, ये सारे रोग सड़ने गलने वाले प्रकार के होते हैं, अलग अलग जगहों पे लगते हैं गोभी में। याद रहे कि अगर आपने नाइट्रोजन ज्यादा भी डाल दिया तो तने गोभी के खोखले हो जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखें कि जो नाइट्रोजन की मात्रा बताई गई है उतना ही डालें। बहुत ज्यादा यूरिया का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। खेती आसान नहीं होती, हालांकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जानकारियों को और अपने अनुभवों से आपको बहुत ही आसान और सही तरीके से जानकारी दूं। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी अपना सपोर्ट मुझे दिखाइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ चीज अगर मुझसे छूट गई हो तो कमेंट से बताइएगा, मैं जरूर उनका जवाब दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।